आप लोगों की लगातार फरमाइशों को मद्देनजर रखते हुए मैं एम अली हैदरी आज की अपने इस वीडियो में यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सन 2017 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा। आज की हमारी वीडियो में पहला मारूजी सवाल ये है कि ज़बान वसीला है, भाषा किसका माध्यम है, क्या ख्यालात और जज्बात के इशारात का है, पढ़ने का, लिखने का या फिर सभी का है। तो दोस्तों हम लोग ज़बान के ज़रिए अपने विचारों को भी अभिव्यक्त करते हैं, इसके ज़रिए पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ज़बान वसीला जो है वो सभी का है। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला जो सवाल है कि दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, जब हम लोग क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है, क्या ज़्यादा वक्त सर्फ होता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी से तो वक्त बचता है। क्या दर्स तदरीस से दिलचस्पी ख़त्म होती है? बिल्कुल दिलचस्पी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो मुश्किल दरसी नुकात होते हैं या फिर जो मुश्किल मफ़हूम होते हैं वो आसान हो जाते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी के यूज़ से हम लोग किसी भी डिफ़िकल्ट कंसेप्ट को ईजी बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो ये कि मुहासबा और तज्जिया यानी कि आकलन और मूल्यांकन क्या है। तो दोस्तों आकलन और जो मूल्यांकन होता है वो शिक्षण के दौरान बच्चों का जो एजुकेशनल प्रोग्रेस होता है उसको चेक करना ही क्या कहलाता है, इवेलुएशन कहलाता है, असेसमेंट एंड इवेलुएशन कहलाता है। यानी कि दरसो तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका ही क्या है, मुहासबा और तज्जिया है। बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला जो सवाल है वो ये कि बागो बहार है। तो दोस्तों बागो बहार क्या है? बागो बहार मीर अमन की तसनीफ़ है। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ज़ेरे साया मिर्ज़ा तहसीन की किताब नौ तर्ज मुरस्सा का आसान उर्दू ज़बान में तर्जुमा किया था। तो बागो बहार मीर अमन की किताब हो गई। अगला सवाल जो यह है कि तदरीस नस्र का मकसद क्या? हम लोग प्रोज बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? क्या तालीम हासिल करने का तरीका सिखाने के लिए या फिर तलबा की तहरीरी मश्क जांचने के लिए? नहीं दोस्तों, हम लोग इसलिए बच्चों को नस्र की तदरीस देते हैं ताकि हम बच्चों को ज़बान की खूबियों और उसके सही इस्तेमाल की जानिब रुजू कर सके। जब हम लोग प्रोज पढ़ाएंगे तो उससे बच्चों को पता चलेगा कि भाषा की क्या क्या खूबियां हैं और हमें कैसे भाषा का इस्तेमाल करना है। तो चौथा वाला ऑप्शन बिलाशुबह सही जवाब है। अब बढ़ते हैं जिसमें हम लोग मुख्तसर तरीन सवालों को डिस्कस करेंगे। पहला सवाल ये कि लफ्ज़ उर्दू के क्या मानी है। तो दोस्तों जो उर्दू लफ्ज़ है ये तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी क्या है, लश्कर के हैं। अगला सवाल है कि ज्ञानवाणी क्या है। तो दोस्तों ज्ञानवाणी जो है वो एक तालीमी एफएम रेडियो स्टेशन है। अगला जो सवाल है वो ये है कि खतूत की दो किस्में कौन सी हैं। खतूत की बहुत सारी किस्में हैं, हमसे बस दो किस्में पूछा जा रहा है। तो दो किस्मों में जो पहली किस्म होगी वो निजी या फिर ज़ाती खतूत हो जाएगी और जो दूसरी होगी वो दफ्तरी या हुकूमती खतूत हो जाएगी। अगला जो सवाल है वो ये कि फ़नी महारत कौन कौन सी हैं, यानी कि लैंग्वेज स्किल पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषाई कौशल चार होते हैं। पहला जो होता है वो आपका सुनना होता है, दूसरा आपका बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना होता है। यानी लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल, ये चार स्किल होती हैं। अगला जो सवाल है वो ये कि मुकालमा नस्र की किस सिन्फ का जुज़ है। तो जो मुकालमा है ड्रामा निगारी का जुज़ है। अगला जो है वो एक शेर है, पूछा जा रहा है शेर किसका है। शेर ये कि जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये जो शेर है वो किसका है? तो ख्वाजा मीर दर्द का ये शेर है जो कि एक सूफी शायर थे। अगला जो सवाल है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि मुख्तसर सवाल। इसमें यह पूछा जा रहा है कि उर्दू जो ज़बान की अहमियत है उस पर नोट लिखिए। दोस्तों ज़बान की अहमियतों से मुतालिक यहाँ पे मैंने 5 पॉइंट बना दिए हैं जो कि आपको 2 नंबर दिलाने में काफ़ी और इनफ होगा। पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि जो ज़बान है उसकी अहमियत ये है कि ये मुआशरती नशो नुमा देती है, यानी कि सामाजिक विकास भाषा के ज़रिए होता है। और हम लोग भाषा के ज़रिए क्या करते हैं, इजहार ख़याल करते हैं। यानी कि जो ज़बान है वो इजहार ख़याल का ज़रिया है, विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही होता है। कौमियत की नशो नुमा होती है। जी हाँ दोस्तों, देशभक्ति की भावना जागृत होती है ज़बान से। कैसे? जब हम लोग उर्दू ज़बान में
किसी अच्छी हुब्बुल वतनी पर मबनी नज़्म या फिर किसी भी मुकाला को पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है, हम में देशभक्ति की भावना जागृत होती है। अदब की तख्लीक भी ज़बान के ज़रिए होती है और हुसूल इल्म का ज़रिया भी ज़बान बनती है। ज़बान न हो तो हम इल्म कैसे हासिल करेंगे। तो ये 5 पॉइंट मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि उर्दू ज़बान के तरीक़े तदरीस पर रोशनी डालिए। तो दोस्तों उर्दू ज़बान के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने कुछ अहम तरीके यहाँ पे आपके सामने पेश किए हैं। जो पहला है वो है बयानिया तरीका, जिसको हम लोग लेक्चर कहते हैं, ठीक है। ये जो हायर क्लासेस होती हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। अगला जो तरीका है वो है बहस मुबाहिसा का तरीका, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में डिबेट कहते हैं। इसमें हम लोग किसी एक पॉइंट को लेके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है सवाल और जवाब का तरीका, इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। और जो चौथा है वो है डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान जो है वो तदरीस में जो कमियां और खामियां होती है उनको दूर करने के लिए तरीका ईजाद किया गया है। इसको अमेरिका के पार्क हर्स्ट नामी एक साइकोलॉजिस्ट ने सन 1921 में ईजाद किया था। अगला जो है वो गनाइया तरीका है, जिसमें हम लोग गा गा के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये तरीका हम लोग नज़्म और गीतों को पढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहा जा रहा है कि क्या दर्जा में तदरीस से पहले मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान बनाना ज़रूरी है? अगर हाँ तो क्यों? तो बिल्कुल दोस्तों, जब हम लोग तदरीस करने जाएं तो उससे पहले हमें लेसन प्लान बनाना बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो तदरीस का अमल है उसको शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा मजमून पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा मकसद क्या है, हमारा सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो ये जब सब चीज़ें हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारी जो टीचिंग होती है वो सिस्टमेटिक चलती है, बाज़ाब्ता होती है। जब हम लोग टीचिंग बाज़ाब्ता करते हैं तो इससे तलबा को समझने में कोई भी दुश्वारी नहीं होती है। तो तीसरे वाले सवाल का जवाब आपने पा लिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि फ़नी महारत कौन कौन सी है, मुख्तसर बयान कीजिए। दोस्तों 2 नंबर में पूछा गया है। पहले पूछा गया तो मैंने सभी फ़नी महारतों को लिख दिया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। फ़नी महारतों में यानी कि लैंग्वेज स्किल में जो पहले स्किल है वो है सुनना यानी कि लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी आवाज़ को हम सुन के उसके मतलब को समझ लें तो ये कहलाता है हमारा सुनना। अगला जो है वो है बोलना यानी स्पीकिंग स्किल। तो कोई भी ख्याल या कोई भी आइडिया हमारे पास हो उसको हम लोग बोल के किसी दूसरे के पास पहुंचाएं और दूसरा जो व्यक्ति सुन रहा है उसको समझ में आ जाए, तो ये आपका बोलना होगा। पढ़ना क्या होता है? पढ़ना किसी भी रिटन सामग्री को हम लोग पढ़ें और उसकी मीनिंग को भी अक्स करें तो वो हमारा पढ़ना कहलाएगा। लिखना क्या होता है? जो हमारे दिमाग में जो तसव्वुरात और ख्यालात हैं उनको हम लोग रिटन सामग्री में पेश कर दें तो ये आपका लिखना कहलाएगा। तो चारों लैंग्वेज स्किल आपने जान ली। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि उर्दू मुश्तरका तहजीब की बेहतरीन मिसाल है, इस पर इज़हार ख्याल कीजिए। दोस्तों इसका जवाब मैंने नहीं लिखा, फिर मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि जब हम लोग उर्दू की बात करते हैं तो उर्दू जो ज़बान है ये हमारे हिंदुस्तान में कई इलाकों में बोली जाती है। जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं और फिर मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार वगैरह में ये कसरत से बोली जाती है। और ये जो ज़बान है वो हमारे संविधान में जो 22 भाषाओं को जगह मिली है उसमें भी इसका नाम आता है। और इस ज़बान में बहुत सारी लैंग्वेज के अल्फाज समाहित हैं यानी कि मिले हुए हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो उर्दू ज़बान है वो मुश्तरका तहजीब की बेहतरीन मिसाल है। अगला जो सवाल है वो यह है कि उर्दू ज़बान की तदरीस को बेहतर और दिलचस्प बनाने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो लेसन प्लान बनाएंगे, तभी तो एक मकसद के तहत क्लासरूम में जाएंगे और सिस्टमेटिक टीचिंग करेंगे। दूसरा आप क्या करेंगे? तदरीस के उसूल का इस्तेमाल करेंगे, शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे और आप बच्चों के सामने वाज़ेह और स्पष्ट मिसालें देंगे और बच्चों का जो प्रीवियस नॉलेज है, साबिका मालूमात है, उससे रब्त पैदा करके उनको नई मालूमात देंगे। यानी कि यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बता दिए जो कि आपको बेहतर और दिलचस्प तदरीस के लिए मुफीद साबित होंगे। अगला जो सवाल है वो ये है कि तदरीसी टेक्नोलॉजी के चंद फ़वाइद बयान करें। दोस्तों
टेक्नोलॉजी से क्या होता है, वक्त की बचत होती है। बिल्कुल कोई भी आप पीपीटी लेके जाएं और आप उसको डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पे या फिर स्मार्ट बोर्ड पे डिस्प्ले करके पढ़ा दें तो इससे आपका वक्त बचेगा। अगर आप उसी को बनाने बैठ जाएं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। यानी कि टेक्नोलॉजी से वक्त की बचत होती है, दरसो तदरीस में दिलचस्पी होती है। बिल्कुल जब आप स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। जब आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे जो मुश्किल नुकात है उनको समझाने में आपको आसानी होगी। जैसे आप सेल यानी कि कोशिका को पढ़ाना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, कोशिका का कोई भी फिगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे आप डायरेक्ट प्ले कर देंगे, उसको जूम करके आप बता सकते हैं कि ये यहाँ पे केंद्रक है, ये माइक्रोकांड्रिया है। ये सभी चीज़ें जब आप बताएंगे तो मुश्किल जो कंसेप्ट होंगे उनको आप आसानी से समझा सकते हैं। कैसे समझाएंगे, दरसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। अगला जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि फासलाती तालीम में ये फ़ायदेमंद साबित होगी। कैसे होगी, जैसे कि आप लोग कहीं पे और हैं, मैं यहाँ पे मऊ ज़िले से आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ से आपको टेक्नोलॉजी जो है वो दूरस्थ शिक्षा में भी फ़ायदेमंद साबित होती है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट मेरे ख्याल से इस सवाल के लिए अहम और काफ़ी हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि तदरीस नज़्म का मकसद क्या है। हम लोग बच्चों को नज़्म क्यों पढ़ाते हैं, तो सबसे पहला जो मकसद है, इससे बच्चों में गौर फिक्र करने की सलाहियत होती है, चिंतन करने का जज्बा मिलता है। और नज़्म से क्या होता है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, इमेजिनेशन पावर यानी कि बच्चों की जो कुव्वत तख़य्युल है, सोचने समझने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। और जो तीसरा पॉइंट हो सकता है वो ये है कि इससे दिलचस्पी होती है। जब हम लोग गा के पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को मज़ा आता है और वो सबक में दिलचस्पी लेते हैं। तो ये 3 पॉइंट हो गए तदरीस नज़्म के मकसद के तहत। अगला जो सवाल है वो ये है कि मुहासबा और तज्जिया यानी कि आकलन और मूल्यांकन का, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन का जो नया मेथड है वो क्या है बताना है। तो जो पहला है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू के ज़रिए हम लोग आजकल आकलन करते हैं। और हम लोग दूसरा जो मेथड है वो क्या है, नफ्सियाती टेस्ट यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट के भी ज़रिए हम लोग बच्चों का आकलन और मूल्यांकन करते हैं। मुहासबा और तज्जिया के लिए जो नया तरीका आजकल ईजाद है वो है पोर्टफोलियो। इसमें बच्चों की एक प्रोफाइल बनाई जाती है। और जो चौथा है वो है रेटिंग स्केल, यानी इसमें बच्चों को ग्रेडिंग दी जाती है, A+, A, B+, B वगैरह। ठीक है, तो ये सभी जो तरीके हैं वो जदीद तरीके हैं मुहासबा और तज्जिया के। अगला जो सवाल है वो ये है कि तदरीसी माविन अशिया पर नोट लिखिए, यानी कि TLM शिक्षण सहायक सामग्री पे हमें मुख्तसर नोट लिखना है। तो शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है, तो वो चीज़ें जो कि दरसो तदरीस में, क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं, वही सब चीज़ें तो तदरीसी माविन अशिया कहलाती हैं। जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो आपका ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, तदरीसी माविन अशिया हो गया। चाक, डस्टर, आप चार्ट लेके गए हैं या फिर आप ग्लोब लेके गए हैं, कोई भी फ़ोटो लेके गए हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी तदरीसी माविन अशिया हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सन 2017 DLED यानी कि BTC के क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया और बहुत आसान ज़बान में मैंने आपके सामने पेश कर दिया। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सन 2017 में पूछा गया था। उम्मीद है कि सन 2020 में ये क्वेश्चन आपको हेल्पफुल साबित हों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि DLED कर रहे हैं और उर्दू के स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए।